हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्लास 11th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर हम 14 को डिस्कस कर रहे हैं। और इससे प्रीवियस सेशन में हमने बेसिकली महासागरीय जल के संचलन के बारे में टॉपिक को शुरू किया था। और हमने जो सी वेव्स होती है यानी जो सागरीय तरंगें होती है उनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। उसके बाद में जो ज्वार और जो बाटा होता है, ठीक है, उसके बारे में हमने बेसिक चीज़ें शुरुआत से डिस्कस की है। तो आज हम जो ज्वार भाटा है वो कितने प्रकार का होता है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन बचेगा वो महासागरीय धाराएं हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों ही पोर्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और हम जो अच्छे से जो 3D डायग्राम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जियोग्राफी से संबंधित जो भी कंटेंट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, और साथ ही एग्जाम के संबंध में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है और जो अपडेट है वो भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और अपना जो वैल्यूबल फीडबैक है वो भी दीजिए। तो आज हम ज्वार भाटा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ज्वार भाटा कितने प्रकार का होता है। ज्वार की आकृति, दिशा एवं गति में स्थानीय व सामयिक भिन्नता पाई जाती है। यानी एक ज्वार होता है, उसकी आवर्ती में यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें डिफरेंस पाया जाता है। उसी प्रकार से उसकी डायरेक्शन है, उसकी गति है, मतलब कितनी स्पीड में जो ज्वार है वो चल रहा है, तो ये सारी चीजें इनमें डिफरेंस पाया जाता है। ज्वार भाटाओं को उनकी बारंबारता, एक दिन में या 24 घंटे में, या उसकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसा पहला है यहाँ पे आवर्ती पर आधारित जो ज्वार भाटे होते हैं, यानी टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। अर्ध दैनिक ज्वार होते हैं, सेमी ड्यूरेनल। ये सबसे सामान्य ज्वार प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन दो उच्च और दो निम्न ज्वार आते हैं। हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि 24 घंटे में चार एक्टिविटीज होती है। दो तो हाई जो टाइड होते हैं वो आते हैं, और दो लो टाइड होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक 6 घंटे में एक ज्वार आता है, चाहे वो उच्च हो या निम्न हो। ठीक है, नहीं, चाहे उच्च हो चाहे निम्न हो, ये बात नहीं है। जो उच्च ज्वार है वो हर एक 12 घंटे बाद आता है, और निम्न ज्वार है वो भी हर एक 12 घंटे बाद आता है। ठीक है, तो प्रत्येक 6 घंटे की फ्रीक्वेंसी में, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे छः छः के चार स्लैब है, तो पहले यहाँ पे हाई टाइड आएगा, फिर यहाँ पे लो टाइड आएगा, फिर यहाँ पे हाई टाइड आएगा, फिर यहाँ पे लो टाइड आएगा। तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी रहती है, इनके अनुसार आते हैं। दो लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो हाइट होती है वो लगभग इक्वल होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो है दैनिक ज्वार, यानी जो डुअर्नल टाइड है। इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च और एक निम्न ज्वार आते हैं। उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। अब यहाँ पे हमने हाई टाइड लो टाइड का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, उसमें इसने क्या किया, पहले तो यहाँ पे सेमी ड्यूरनल का बता दिया, यानी जो लो टाइड है उसका बता दिया, और अब हाई टाइड का अलग बता रहा है। तो यदि एग्जाम में आपसे पूछ ले कि जो दैनिक ज्वार है वो कितने एक दिन में कितने आते हैं, तो यदि उच्च का पूछ ले तो दो बताना, निम्न का पूछे तो भी दो बताना। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे पूछा मिश्रित ज्वार का, यानी जो मिक्स्ड टाइड होते हैं, ऐसे ज्वार भाटे जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी एवं प्रशांत महासागर में बहुत बहुत से द्वीप समूहों पर उत्पन्न होते हैं। जो जब जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई महासागर है, उसमें बीच में द्वीप है, तो वहाँ पे जो सी वेव्स है वो किसी भी डायरेक्शन से आके टकरा सकती है। तो ये मिक्स्ड, कभी हाई फ्रिक्वेंसी वाली आ गई, कभी लो वाली आ गई, कभी मीडियम वाली आ गई, तो इन वजह से जो द्वीपीय क्षेत्र है वहाँ पे बेसिकली जो मिश्रित ज्वार है वो अनुभव किए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित जो ज्वार भाटे हैं, यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग टाइड है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। वृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी जो एक हाई टाइड और लो टाइड होता है वो स्प्रिंग टाइड की कैटेगरी में आता है। पहले हम यहाँ पे जो स्प्रिंग टाइड्स है उनको पढ़ेंगे, वृहद ज्वार को, फिर हम जो नैप टाइड है, निम्न ज्वार है, उनको पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों है। तो यहाँ पे पहला दे रखा स्प्रिंग टाइड, यानी जो वृहद ज्वार है, पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, यहाँ पे मून है और यहाँ पे सन है, तो पृथ्वी पर हाई टाइड आएगा। ठीक है, तो जैसे इस डायग्राम में दर्शाया गया। ठीक है, तो इस डायग्राम को अभी डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वार या उबार अधिकतम होता है। इसको वृहद ज्वार भाटा कहा जाता है, तथा ऐसा महीने में दो बार होता है, पूर्णिमा के समय और दूसरा अमावस्या के समय। तो याद रखना, एक फुल मून के टाइम में होता है, और एक ये जो दूसरा क्या बोलते हैं उसको, अमावस्या को इंग्लिश में। ठीक है, ब्लैक मून या कुछ भी बोल दो। ठीक है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो शुरुआत होती है वहाँ पे ये दोनों ज्वार आते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो सॉरी, एक तो फुल मून होता है और दूसरा न्यू मून होता है, ब्लैक मून नहीं होता, न्यू मून होता है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे सूरज है, ठीक है, और यहाँ पे मून है।
तो यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग टाइड आएगा, ये इसकी जो इंटेंसिटी है वो हाई रहेगी। उसी प्रकार से जो दूसरी सिचुएशन क्या है, इस मून को भूल जाइए, यहाँ पे इसको एक बार माइंड से निकाल दीजिए, और यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, और यहाँ पे मून है। तो यहाँ पे क्या है कि स्प्रिंग टाइड आएगा, इधर मून की साइड में एनर्जी, क्यों, चूंकि जो मून होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा खींचता है सूर्य के सापेक्ष, यानी जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सूर्य के सापेक्ष ज्यादा होता है, तो सन कम करता है, मून ज्यादा करता है। तो स्प्रिंग टाइड दो सिचुएशन में आते हैं। पहली सिचुएशन तो हमने पढ़ी थी यहाँ पे, एक बार वापस देख लेते हैं इसको। यानी जो स्प्रिंग टाइड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मतलब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून है, और यहाँ पे सन है। अब ये यदि तीनों एक ही डायरेक्शन में है, कहने का मतलब मून और सन एक डायरेक्शन में है, पृथ्वी के एक तरफ में है, तो स्प्रिंग टाइड आएगा। ये सिचुएशन कब होगी, न्यू मून के टाइम होगी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। दूसरी सिचुएशन, अब यहाँ पे जो मून है इसको भूल जाइए, यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, और यहाँ पे मून है। ठीक है, तो यहाँ पे सन है, अर्थ और मून है। इस डायरेक्शन में क्या होगा, क्योंकि जो फुल मून के टाइम में क्या होता है कि जनरल बात है कि मून की अपेक्षा जो सन है वो क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम करता है, अपनी ओर आकर्षित जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम लगाता है मून की तुलना में। ठीक है, तो याद रखना, एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ ले कि मून या सन में से किसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, तो मून का ज्यादा होता है। तो दूसरा जो टाइड आता है, स्प्रिंग टाइड, वो इस सिचुएशन में आता है फुल मून के टाइम में। और न्यू मून के टाइम में क्या होता है, सूर्य, पृथ्वी और सॉरी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और दूसरी तरफ दूसरी सिचुएशन में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा दूसरी डायरेक्शन में होता है, यानी मून, अर्थ, सन, और दूसरी सिचुएशन अर्थ, मून और सन। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन कब बनती है, जब स्प्रिंग टाइड आता है। ठीक है, तो एस टी याद रखना, ये कोड याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एस टी टाइड कब आएगा, दो सिचुएशन में आएगा, या तो मून और सन के बीच में अर्थ आ जाए, या फिर अर्थ के एक साइड में मून और सन दोनों आ जाए। ठीक है, तो ये सिचुएशन याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब दूसरा नेप टाइड का एग्जांपल है, यहाँ पे एक बार इनको थोड़ा कलरलेस कर देते हैं। अगला जो एग्जांपल है वो नेप टाइड का है, ये वाला। दूसरा एग्जांपल दे रखा, सामान्यतः वृह ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो हाई टाइड और लो टाइड होता है, इनके बीच में गैप कितने का है, 7 डेज का है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इस समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य से दोगुना से अधिक होता है, यानी जो चंद्रमा का आकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से दुगुना होता है, दुगुना से भी अधिक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये भी। ये बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समीप दुमिल हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए है क्योंकि यह पृथ्वी के अधिक निकट है। ठीक है, अब हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, उस पैराग्राफ को यहाँ पे डिटेल से देखते हैं एक बार वापस। क्या होता है, ये दो सिचुएशन बनती है यहाँ पे। अब इस वाले मून को भूल जाइए, इस वाले मून को भी भूल जाइए, ये इमेजिन कीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये इमेजिन कीजिए कि जो फर्स्ट क्वार्टर है, यानी प्रत्येक 7 दिन के गैप से आते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर में क्या होता है, सन यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है, और मून यहाँ पे है। यानी जनरल पैटर्न क्या बनता है, मून, अर्थ, सॉरी, अर्थ, और यहाँ पे सन बनता है। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगता है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब चूंकि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से 2 गुना से भी अधिक है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तो जो ज्यादा जो वेव है वो किस साइड में क्रिएट होगी, वो मून की साइड में क्रिएट होगी। तो यहाँ पे नेप टाइड क्रिएट होगा। ठीक है, यानी लघु ज्वार क्रिएट होगा। तो ये वाली टर्म है ना, निम्न ज्वार। ठीक है, लघु बोल दो, निम्न बोल दो, नैप बोल दो, सभी एक ही है। ठीक है, तो जो नैप टाइड है वो प्रत्येक 7 दिन के गैप से आता है, इंपॉर्टेंट है, 7 डे के गैप से आता है। तो यह चीज भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसी प्रकार से जो अर्थ, मून और सन की डायरेक्शन क्या रहती है, उसके अनुसार याद रखना कि इसकी सिचुएशन क्या रहती है। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन क्या रहती है, दूसरी सिचुएशन, इस मून को यहाँ से हटा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम वापस बना लेते हैं, दूसरा पैरामीटर बना लेते हैं। यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून है, और यहाँ पे सन है। ठीक है, तो वही सिचुएशन रहती है। जो मून है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा क्रिएट करता है एज कम्पेयर टू सन। ठीक है, 2 गुने से भी ज्यादा। ठीक है, तो याद रखना, सेम सिचुएशन दूसरी तरफ बनती है, यहाँ पे भी नेपटाइड होता है। ठीक है, तो ये इनकी नेपटाइड की जो जनरल पोजीशन है, अर्थ, मून, सन की, ये याद रखना। ठीक है, फुल मून जो स्प्रिंग टाइड है उसमें भी याद रखना, और नेपटाइड में भी याद रखना। ये बातें इंपॉर्टेंट है। आई होप कि इस डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आ गई होगी सारी चीजें। ठीक है, जो
फुल मून बनते हैं उनमें कितने दिन का गैप रहता है, ये महीने में 2 बार आते हैं, ठीक है, यानी हर एक 15 दिन बाद आते हैं। और जो नेप टाइड निम्न ज्वार होते हैं वो हर एक 7 दिन में आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, जिसे उपभू बोलते हैं, सामान्यतः रूप से उच्चतम एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। इस दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है, यानी जो उपभू की सिचुएशन होती है वहाँ पे क्या है, ज्वारीय जो सिचुएशन है, ज्वारीय क्रम जो सामान्य से अधिक रहता है, यानी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वेव्स की वो सामान्य ज्वार से हाई रहती है। 2 सप्ताह बाद जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिकतम दूरी पर होता है उसको क्या बोलते हैं, अपभू। ठीक है, एक तो उपभू का मतलब मिनिमम, और अपभू का मतलब मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो उस समय जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार बाटा के क्रम में उसकी औसतन ऊंचाई कम रहती है। तो यहाँ पे जब उपभू होता है तो जो ज्वार बाटा है उसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम रहती है। और इस टाइम में जो अपभू होता है उस समय अपेक्षाकृत जो हाइट होती है हाइट होती है वो थोड़ी लो होती है, कहने का मतलब ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। उपभू मिनिमम डिस्टेंस होती है दोनों के बीच में, तो जितनी मिनिमम डिस्टेंस है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। और अपभू के टाइम में डिस्टेंस मैक्सिमम रहती है सूरज और सॉरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, तो यहाँ पे जो टाइड है उनकी जो हाइट है वो अपेक्षाकृत कम रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है उस समय अपसौर बनता है, और ये प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वार के क्रम भी असामान्य रूप से अधिक से न्यून होते हैं, यानी जो सामान्य रूप है असामान्य रूप है, कहने का मतलब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रहती है उनसे थोड़ा हाई इनकी टाइड की रेंज रहती है। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है यानी अपसौर के टाइम में क्या होता है, अपसौर कब होता है, प्रत्येक 4 जुलाई के आसपास होता है। ज्वार के क्रम औसत ऊंचाई से यानी जो अपेक्षाकृत जो टाइड की हाइट है उससे कम होती है। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का समय जब दो जल स्तर गिरता है तो सॉरी बाटा होता है, जब जल गिरता है तो बाटा बोलते हैं, एब बोलते हैं। और उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच के समय में जब ज्वार ऊपर चढ़ता है तो उसे बहाव यानी बहाट बोलते हैं। ठीक है, जो वेव्स कोस्टल एरिया पर टकराती है उनको ज्वार बोलते हैं, और जब वेव्स वापस रिटर्न करती है तो उनको बाटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होगी। एक बार उपभू और ये जो 3 4 टर्म है इनको एक बार वापस देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट अभी देख लेंगे। पहला हमने पढ़ा उपभू, और दूसरा पढ़ा अपभू। अब ये उपभू और अपभू क्या है, मून के संबंध में, मून के संबंध में बात कर रहा है, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, पहला है मिनिमम डिस्टेंस, दूसरा है मैक्सिमम डिस्टेंस। किसके संबंध में, अर्थ के संबंध में, याद रखना। उपभू के टाइम में जो टाइड आता है वो हाई रहता है, मैक्सिमम रहता है, और अपभू के टाइम में अपेक्षाकृत जो टाइड की हाइट है वो कम रहती है। ठीक है, अब दूसरी तरफ हमने पहला पढ़ा उपसौर और दूसरा पढ़ा अपसौर। तो उपसौर में क्या होता है, जो सन के जो डिस्टेंस है पृथ्वी के बीच में वो मिनिमम रहती है, और ये सिचुएशन कब बनती है, 3 जनवरी को। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन अपसौर है वो कब बनती है, 4 जुलाई को। याद रखना ये दोनों डेट भी याद रखना। और यहाँ पे जो अपसौर के टाइम में जो टाइड होता है वो अपेक्षाकृत मैक्सिमम हाइट का होता है एज कम्पेयर टू सॉरी उपसौर में जो टाइड होता है वो मैक्सिमम हाइट का होता है एज कम्पेयर टू अपसौर के। ठीक है, तो ये 4 वर्ड है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, किसी भी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनसे। अब यहाँ पे ज्वार भाटा का महत्व क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, चूंकि पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य की स्थिति ज्वार की स्थिति के कारण बनती है, यानी पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण बनती है, यानी जो ज्वार उत्पन्न होता है वो इन तीनों की डायरेक्शन की वजह से होता है। इसकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वार का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये नौ संचालकों व मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजना में मदद करता है। नौ संचालक में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय एवं जो ज्वारनद के भीतर होते हैं, यानी जो एस्चुरीज वाले पोर्ट होते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ प्रवेश द्वार छिछले रोधिका होते हैं जो कि नौकाओं एवं जहाजों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। ज्वारभाटा तलछटों के डिसिल्टेशन यानी जो नदियाँ अपने साथ में जो गाद लेके आती है उनको जमा करती है, में भी मदद करती है। और ज्वार नदमुख में
ज्वार नदमुख से प्रदूषित जो जल होता है उसको बाहर निकालने में भी मदद करती है। अब ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति यानी कनाडा, फ्रांस, रूस, चीन, इन ये क्या करते हैं, विद्युत शक्ति उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करने में भी किया जाता है। एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन के दुर्गा दुवानी में लगाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दुर्गा दुवानी का पूछ लेंगे किस राज्य में स्थित है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ज्वार का मैं तो हमने दो तीन बातें पढ़ी। पहली बात तो एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं, जो हुगली बंदरगाह है इंडिया का, हुगली बंदरगाह है जो गंगा नदी पर स्थित है। तो वो क्या है, ज्वार भाटा से प्रभावित रहता है। जब ज्वार आता है तो ये बंदरगाह एक्टिव हो जाता है, और जब भाटा आता है तो यहाँ पे गाद रह जाता है पीछे, तो उस समय जहाज नहीं चलते हैं। तो जो अपेक्षाकृत बड़े जहाज होते हैं ना, वो ज्वार का वेट करते हैं हुगली बंदरगाह पर आने के लिए। ठीक है, तो बस सिंपल बात है, आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी सिचुएशन यहाँ पे तलछटों के डिसिल्टेशन की बात की है। डिसिल्टेशन का मतलब है कि जो गाद होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गंगा नदी है, अपने साथ में गाद लेके आई, तो वो यहाँ पे जमा कर देगी। जब ज्वार आएगा तो क्या होगा, ये गाद इस साइड में आएगा, भाटा आएगा तो क्या होगा, ये गाद पूरा महासागर में चला जाएगा। ठीक है, तो डी सिल्टेशन के लिए भी इसका महत्व है। ठीक है, और दो तीसरा इंपॉर्टेंट जो महत्व आपने पढ़ ही लिया, विद्युत शक्ति के लिए है। ठीक है, और जो एक संयंत्र है पश्चिम बंगाल में स्थित है, उसका नाम क्या है, दुर्गा दुवानी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, दुर्गा दुवानी 3 मेगावाट का संयंत्र है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस राज्य में, आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ लेगा कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ज्वार भाटा के सहायता से एक जो विद्युत संयंत्र है वो दुर्गा दुआनी के नाम से जाना जाता है, तो किस राज्य में है, तो गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तीन ऑप्शन दे दे, चार ऑप्शन दे देगा आपको, तो याद रखना किसी भी टाइम कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे लैब असिस्टेंट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, फर्स्ट ग्रेड हो। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, हम जनरली इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है महासागरीय धाराओं के बारे में, जो ओशन करंट्स होती है उनके बारे में क्वेश्चन है। जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। जो महासागरीय धाराएं हैं, इनका बेसिक जो फ्लो क्या रहता है, ये किस वजह से जनरेट होती है, इनका जो जनरल पैटर्न है वो क्या रहता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। ठीक है, महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान है। ये निश्चित मार्ग व दिशा में नियमित प्रवाह को जल के नियमित प्रवाह को दर्शाते हैं। महासागरीय धाराएं दो प्रकार के बल द्वारा प्रभावित होती है। एक तो प्राथमिक बल जो जल की गति को प्रारंभ करता है, और दूसरा है द्वितीयक बल जो जल धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यानी पहला बल तो क्या करता है, जो जल की गति को प्रारंभ करता है, यानी फॉर एग्जाम्पल जो विषुवत-रेखीय धारा है उसकी जो जल है उसको प्रभावित करने में सहायक रहता है, स्टार्ट करता है किसी भी चीज को, मतलब जल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ मूव करता है। और दूसरा बल क्या करता है, जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है, यानी उनकी स्पीड को नियंत्रित करता है, उनकी डायरेक्शन को नियंत्रित करता है, और वो कितनी लॉन्ग डिस्टेंस तय करेगी उसको नियंत्रित करता है। ये तीन चार चीजें नियंत्रित करता है। अब जो प्राथमिक बल है जो धाराओं को प्रभावित करता है वो क्या होता है कि पहला सौर ऊर्जा से जल गर्म हो जाना, और वायु की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ये तीन चार फोर्स है वो प्राथमिक बल के रूप में आते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना। अब हमने सिंपल चीजें पढ़ी थी, एक बार इसको थोड़ा कलरलेस यहाँ पे कम करने दो। अब हमने तीन चार चीजें डिस्कस की थी, एक हमने टेम्परेचर पढ़ा था, एक हमने सलाइनिटी पढ़ा था। तो अब सिचुएशन क्या है कि जो सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि जब जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, जल का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, जल गर्म हो जाएगा। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसकी सलाइनिटी सलाइनिटी भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जल क्या करता है, ज़्यादा सलाइनिटी से हाई सलाइनिटी की तरफ, यानी जो ज़्यादा टेम्परेचर है उससे हाई लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो जो महासागरीय जो धाराएं हैं वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट वायु, हमने फ्रिक्शनल फोर्स का पढ़ा था कि जो पवने हैं वो अपने साथ में जल की ऊपरी परत है उसको मूव करवाती है। उसी प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स अभी हमने पढ़ा, ज्वार भाटे वाला एग्जाम्पल। ठीक है, और कोरियोलिस फोर्स का तो हमने पढ़ा ही है, जो वायु है वो विक्षेपित हो जाती है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, उस वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है उस वजह से ये महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है। यही कारण है कि विषुवत वर्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। लाइन ऑफ द चैप्टर, यही कारण है कि विषुवत रेखीय जो विषुवत वर्त होते हैं वहाँ पे जो जल की उबार है ना वो 8 सेंटीमीटर ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करें तो, एक मिनट, यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा था, एक मिनट, मतलब जनरल थिंग यही मान लेते हैं यहाँ पे हम, और मान लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पृथ्वी है। ठीक है,
तो पृथ्वी का जो विषुवत क्षेत्र है ना, वहाँ पे क्या है, जल का उबार थोड़ा एज कम्पेयर टू जो पोलर वर्ल्ड है उनकी अपेक्षा ज्यादा है। जैसे हमने सौर मंडल का पढ़ा था ना कि विषुवत वर्त पर सौर मंडल की हाइट है वो 13 किलोमीटर के आसपास है और वर्तों पर 8 किलोमीटर के आसपास है। तो वैसे के वैसे जो महासागरीय जल है ना उसकी हाइट भी ज्यादा है विषुवत वर्त पर। इसके कारण बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है। महासागर के सतह पर बहने वाले वायु जल को गतिमान करती है, यानी वायु, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारी चीजें। इस क्रम में वायु एवं पानी की सतह के बीच में उत्पन्न होने वाले घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स आ गया यहाँ पे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जल नीचे बैठता है। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, जल को गति गति देता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, जल को नीचे की तरफ धकेलता है। ठीक है, तो ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो ज्यादा गति होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा लगेगा। यह एक तिरछा जल दाब प्रवणता से भिन्नता लाता है, और मतलब जो प्रेशर है उसमें भी भिन्नता आती है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जल जाता है। ठीक है, उसी प्रेशर का मतलब डेंसिटी से है यहाँ पे। ठीक है, कोरोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति दिशा के दाहिने तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में दिशा के बाईं तरफ होती है। हमने पवनों के बारे में भी पढ़ा था कि पवनें विक्षेपित होती है उत्तरी गोलार्ध में, तो पवनें अपने किस डायरेक्शन में, दाईं तरफ विक्षेपित होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाईं तरफ विक्षेपित होती है। ठीक है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, सॉरी, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ होती है। ठीक है, मैंने दायां कर दिया था। तो ये जनरल पैटर्न रहता है। उसी प्रकार से इनके चारों ओर बाहु को वलय यानी जो गैर्स बनते हैं इन्हें कहा जाता है। इसके कारण सभी महासागरीय बेसिनों के वर्ताकार धाराएं उत्पन्न होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये गैर बना हुआ है यहाँ पे, उसी प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है, उसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में जो अटलांटिक महासागर है उस पर बना हुआ है, तो ये गेयर्स क्रिएट होते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय धाराओं के ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करते हैं, यानी जो डेंसिटी होती है वाटर की उनके डिफरेंस की वजह से भी जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है उनमें चेंजेस आता है। अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज्यादा सघन होता है। इसी प्रकार जो ठंडा जल होता है गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है, यानी डेंसिटी हाई कहाँ होगी जल की, एक तो सलाइनिटी हाई हो और एक टेम्परेचर लो हो। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे डेंसिटी हाई होगी, और जहाँ पे सलाइनिटी हाई होगी वहाँ पे डेंसिटी हाई होगी। तो ये जनरल पैटर्न है, याद रखना। एग्जाम में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछते हैं, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चन हिलेंगे भी नहीं आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ये सारे डाउट क्लियर कर लें। ठीक है, सघन जल नीचे बैठता है जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है, यानी जो डेंस वाटर होता है वो क्या करता है, नीचे जमता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी बर्तन में जल लेते हैं और उसमें कंकड़ पत्थर जो महीन कण होते हैं उनको घोल देते हैं, तो जल के साथ में जो डेंसिटी, जैसे जैसे उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है जल की, तो वो नीचे जमता जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि सघन जल नीचे बैठता है और हल्का जल ऊपर उठता है। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती है जब ध्रुवों के पास जल नीचे बैठता है और धीरे धीरे विषुवत वर्त की ओर गति करते हैं, और गर्म जल धाराएं विषुवत वर्त से सतह के साथ होते हैं, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है, ध्रुवों की तरफ जाती है, ठंडे जल का स्थान ले लेती है। यानी जो ठंडा जल क्या करता है, ठंडा जल नीचे की तरफ आता है और उसकी जो स्थान जो खाली हुआ था उसको भरने के लिए गर्म जल की धाराएं ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक सर्कुलेशन रहता है इनका, इस वजह से ये गियर्स बनते हैं। अब यहाँ पे इनबॉक्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, महासागरीय धाराओं की विशेषताएं क्या है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी वाटर करंट्स क्या होती है। धाराओं की पहचान उनके प्रवाह से होती है। सामान्यतः धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। यहाँ इनकी गति 5 नॉट होती है, यानी जो सरफेस एरिया होता है वहां पे इनकी गति 5 नॉट होती है। गहराई में धाराओं की गति धीमी होती जाती है और जो 0.5 नॉट से भी कम हो जाती है। हम किसी धारा की गति को उसके बहाव यानी जो ड्रिफ्ट है उसके रूप में जानते हैं। वह वाह का मतलब है उनकी स्पीड, वाह को नॉट में मापा जाता है, जो हमने प्रीवियस ज्वार भाटा पढ़ा था उसमें भी देखा था। धारा की शक्ति का संबंध उसकी गति से होता है, यानी जो कोई करंट है, करंट की पावर क्या है कि उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, ये तीन चीजें यदि आपके क्लियर है कि करंट है, कोई महासागरीय धारा है, उसकी शक्ति को मापने का बेसिक जो यूनिट है वो है कि उसकी स्पीड कितनी है, वो हाई स्पीड्स में है या लो स्पीड में है, तो उसके आधार पर हम इसको माप सकते हैं। और जो सरफेस करंट होती है उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, 5 नॉट के आसपास होती है। और जो गहराई में जो धाराएं चलती है, महासागरीय धाराएं चलती है गहराई में, वो अपेक्षाकृत 0.5 नॉट की उनकी स्पीड होती है, वो बिल्कुल भी धीरे चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे महासागरीय धाराओं के प्रकार दे रखे हैं। ठीक है, अब महासागरीय धाराओं के प्रकार, महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर और सतही धारा और डीप वाटर करंट दो प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है सतही धारा यानी सरफेस करंट और दूसरा है गहरी जल धारा डीप वाटर करंट। इन दो में वर्गीकृत किया गया है।
जो ऊपरी जलधारा है उसको सतही धारा बोलते हैं। महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधारा में है, और ये धाराएं महासागर में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित है। अब पहली धारा हमने कौन सी पढ़ी, एक मिनट, सतही जलधारा, ठीक है। सतही जलधारा में जो जल है वो जो टोटल ओशन का वाटर है उसका 10% है, और इनकी डेप्थ कितनी होती है, 400 मीटर तक ये गहरी होती है, ठीक है। तो ये तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है अगेन, ठीक है। जो सतही जलधाराएं हैं वो 10% ओशन वाटर को कंटेन करती है, और 400 मीटर की गहराई तक ये चलती है। और दूसरी हमने पढ़ी थी गहरी जलधाराएं, ठीक है। इनके बारे में क्या है कि ये 90% जो पोर्शन है जल महासागरों का उसको धारण करती है, यानी 90% वाटर को कंटेन करती है। और ये जलधाराएं महासागरों के घनत्व व गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती है, यानी एक तो ये डेंसिटी, और दूसरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनकी भिन्नता के कारण ये जो गहरी महासागरीय धाराएं हैं चलती है, याद रखना। तो जो गहरी महासागरीय धाराएं हैं इनका पवनों से कोई लेना देना नहीं है, एक बात और इम्पोर्टेंट याद रखना। और जो सतही धाराएं हैं वो पवनों से प्रभावित रहती है, उनकी डायरेक्शन, उनकी स्पीड, ये सारी चीजें प्रभावित होती है कहीं ना कहीं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है वहां गहरी जलधाराएं बहती है, क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है। यानी विषुवत पर तो ये 400 मीटर गहराई तक की है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनकी गहराई बढ़ती जाती है, लगभग 700-800 मीटर गहराई तक पौने मतलब जो धाराएं हैं वो चलती है, ठीक है। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म और ठंडी जल धाराओं में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। अब जो एक तो हमने इनकी गहराई के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया था, पहली सतही और दूसरी गहरी। और अब इसको टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ठंडी होती है, ठीक है, और दूसरी गर्म टाइप की होती है, तो ये दो कैटेगरी और है। ठंडी जलधाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्र से लाती है, गर्म जल क्षेत्र में लाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो उप ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा आ रही है और ये गर्म क्षेत्र की तरफ प्रवाहित हो रही है। उसी प्रकार से ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है। ऑलवेज याद रखना, कैनारी की जलधारा है, हम्बोल्ट की जलधारा है, ठीक है। ये पूर्व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है, बेंगुएला की जलधारा है। ये क्या करती है, जो महाद्वीप होते हैं उनके पश्चिमी तट पर बहती है, ठीक है। उसी प्रकार से ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न एवं मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है, और उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है, ठीक है। तो सॉरी, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हमने, एक बार इसको करेक्शन करते हैं वापस। जो ऊपरी गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध होते हैं, उनमें तो ये पूर्वी एरिया में बहती है। जैसे लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है वो जो नॉर्थ अमेरिका है इसके पूर्वी तट पर बह रही है, ठीक है। उसी प्रकार से जो मध्य अक्षांश है वहां पर ये वापस पश्चिमी कोस्ट पर आ जाती है। उसी प्रकार से जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर ये क्या करती है, जो पश्चिमी कोस्ट है यहाँ पे बहती है, ठीक है, बेंगोला की, हम्बोल्ट की और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धाराएं। और वापस ये मध्य अक्षांशों में विषुवत के आसपास जो कनारी की ठंडी धारा है, इस प्रकार से ये पश्चिमी तट पर बहती है, ठीक है। और वापस यहाँ पे जो ओयोसियो करंट है, कोल्ड वाटर करंट है, ये वापस पूर्वी जो डायरेक्शन है उसमें बहती है एशिया के, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना। गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे क्षेत्रों में पहुंचाती है, और ये प्राय महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है, दोनों गोलार्धों में, निम्न और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है, ठीक है। तो ये पैटर्न भी याद रखना कि ये बेसिकली बहती तो पूर्वी तट पर है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती है, यहाँ पर, ठीक है। ये गर्म जलधाराएं हैं। तो ये क्या करती है, ये यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, और ठंडी जलधाराएं लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ आती है, ठीक है। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, जनरल पैटर्न है, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे तो यहाँ पे ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये इस प्रकार से है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है वो ओशन वाइज जो करंट्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, एक बार इसको देख लेते हैं जल्दी से, 2-3 मिनट लगेंगे। कि प्रमुख महासागरीय धाराएं, अब प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों और कोरलेस प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित होती है। महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव वायुमंडलीय प्रभाव से मिलता जुलता है। अब मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागरीय महासागरों पर वायु प्रति चक्रवात के रूप में बहती है, यानी जो मिड लेटीट्यूड होते हैं वहां पे प्रति चक्रवात के रूप में बहती है हवाएं। यह हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था क्लाइमेटोलॉजी में। दक्षिणी गोलार्ध में ये प्रभाव उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में अधिक स्पष्ट क्यों है उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जो घेर बनते हैं वो स्पष्ट बन रहे हैं। इनका मेन कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे लैंड पोर्शन है वो अपेक्षाकृत कम है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से, ठीक है। याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो जलधाराएं हैं वो स्थिर अवस्था में बहती है। उसी प्रकार से अपेक्षा अधिक स्पष्ट है महासागरीय धाराएं भी लगभग इसी के अनुरूप प्रवाहित होती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु प्रवाह मुख्यतः चक्रवातों के रूप में होता है।
और महासागरीय धाराएं भी इसी का अनुसरण करती है। मानसून प्रधान क्षेत्रों में मानसून पवनों का जो प्रवाह है जल धाराओं के प्रवाह को प्रभावित करता है। निम्न अक्षांशों से बहने वाली गर्म जलधाराएं कोरिलेस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ मुड़ जाती है। यानी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसमें अपने दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ मुड़ जाती है। ठीक है। और जो मानसून प्रधान क्षेत्र है यहाँ पर जो महासागरीय धाराएं क्या है हर एक 6 महीने में अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हिंद महासागर का स्पेशली इंपॉर्टेंट है पोर्शन, याद रखना कि एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ ले तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे जो नॉर्दर्न गेयर है वो एब्सेंट रहता है, सिर्फ सदर्न गेयर ही बनता है। जैसे अटलांटिक में दोनों गेयर बने हुए हैं और पैसिफिक ओशन में भी दोनों गेयर बने हुए हैं। ठीक है, तो अटला जो हिंद महासागर है वहाँ पे दोनों गेयर नहीं बनते हैं। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने लायक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट महासागरीय जलधाराएं भी वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों से जो उष्मा को स्थानांतरित करती है। जो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र की ठंडी जो जलधाराएं हैं उष्णकटिबंधीय व विषुवतीय क्षेत्र की तरफ प्रवाहित होती है, जबकि यहाँ की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की तरफ जाती है। विभिन्न महासागरों की प्रमुख जलधाराओं का मानचित्र 14.3 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये विषुवत लाइन है, चीज क्लियर है। अब विषुवत वर्त पर क्या है, टेम्परेचर हाई रहता है। ठीक है, तो टेम्परेचर हाई रहता है तो यहाँ पे टेम्परेचर वर्तों जो विषुवत वर्त की अपेक्षा ध्रुवों पर टेम्परेचर क्या रहता है, लो रहता है। ठीक है, तो पवन जो महासागरीय धाराएं क्या है, यहाँ की एनर्जी है उसको धाराओं के माध्यम से उत्तरी गोलार्ध में ले जाती है, मतलब वो वैसे के वैसे दक्षिणी गोलार्ध में भी जाती है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ विषुवत वर्त से एनर्जी को ले जाती है। उसी प्रकार से जो ठंडी जलधाराएं हैं वो क्या करती है, जैसे कैलिफोर्निया की धारा है, बेंगुएला लेब्राडोर की धारा है, कैनारी की धारा है। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या है, उच्च अक्षांशों से जो ठंडी जलधाराएं हैं वो अपने साथ में जो एनर्जी है उसको विषुवत वर्त की तरफ लेकर आती है। ठीक है, तो एक बार हम महासागरों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जलधाराएं हैं इनको देख लेते हैं और अलग से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे महासागरीय धाराओं के संबंध में। ठीक है, विस्तृत रूप से वो सारी चीजें बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तरी अटलांटिक जो ओशन है उसको लेते हैं। तो एक तो उत्तर विषुवत धारा है। ठीक है, बाद में ये एंटलीज के रूप में चलती है, यहाँ पे नाम नहीं दे रखा है। फिर ये एक मैक्सिको की खाड़ी में चली जाती है। फिर ये मैन गल्फ स्ट्रीम के रूप में चलती है। फिर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में चलती है। एक यहाँ पे इर्मिंगर करंट के रूप में चलती है। उसी प्रकार से जो दूसरी जो उत्तरी गोलार्ध में अटलांटिक महासागर में जो ठंडी धाराएं हैं वो एक तो लेब्राडोर है और दूसरी कैनारी है। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर है। फिर विषुवत प्रतिधारा चलती है। उसी प्रकार से प्रतिधारा का मतलब है इनकी डायरेक्शन, विषुवत प्रतिधारा की डायरेक्शन उल्टी है, पश्चिम से वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। वहीं पे जो उत्तरी और दक्षिणी विषुवत की धारा है उनकी डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, तो ये भी याद रखना। फिर दक्षिणी विषुवत की धारा के आगे ब्राजील की धारा विकसित होती है, क्योंकि ये जो ब्राजील का पोर्शन है ना इससे टकरा के बाइफर्केशन हो जाता है, एक तो उत्तरी विषुवत की धारा में और दूसरा दक्षिणी विषुवत की धारा में। नेक्स्ट ये ब्राजील की धारा के रूप में चलती है। फिर यहाँ पे पश्चिमी प्रवाह में मिल जाती है। यहाँ पे एक फोकलैंड की ठंडी जलधारा चलती है, वो दक्षिण से उत्तर की तरफ आती है। अब यहाँ पे जो डॉट डॉट में है वो शीत धाराएं हैं और गर्म धाराएं कंटिन्यूअस लाइन में, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे बेंगुएला की ठंडी जलधारा है जो पश्चिमी प्रवाह का वाह है, उसकी एक ब्रांच है वो अफ्रीका के कोस्ट के समानांतर चलती है। वहीं पर हम हिंद महासागर की बात करें तो जो एक तो विषुवत जो प्रति विषुवतीय धारा है वो चलती है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी विषुवत और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी विषुवत जलधारा चलती है। फिर ये आगे चल के मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से अग्लुहास के रूप में आती है और फिर पश्चिमी प्रवाह में मिल जाती है। पश्चिमी प्रवाह आगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा के रूप में ठंडी जलधारा के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक है, अब हम विषुवत रेखा पर जो पैसिफिक ओशन है उसमें जो जलधाराएं उनकी बात करें तो एक तो विषुवत रेखीय प्रतिधाराएं चलती है। ये प्रतिधाराएं हर एक महासागर में चलती है, चाहे पैसिफिक हो, अटलांटिक हो और हिंद महासागर हो, सभी में चलती है। उसी प्रकार से जो पैसिफिक ओशन है उसमें उत्तरी विषुवत रेखीय धारा चलती है और ये आगे चल के यहाँ पे आती है और नॉर्थ साइड में जाती है, उसको क्यूरोसियो के नाम से जानते हैं। और जो जो गोलार्ध है वहाँ बेरिंग जल संधि है, यहाँ पे अलास्का और जो रूस है इसके बीच में जो बेरिंग जल संधि है, यहाँ से एक ओयोसियो जलधारा आती है, वो ठंडी है, याद रखना। और आगे ये जो क्यूरोसियो धारा जाती है आगे अलास्का की धारा एक प्रतिधारा के रूप में आती है। वहीं पे उत्तरी प्रशांत अफवाह है ना, ये उत्तरी प्रशांत अफवाह ये
जो क्यूरोसियो धारा है उसी का एक्सटेंशन है, याद रखना, ठीक है। और बाद में यहाँ पे जो ठंडी जल धारा है कैलिफोर्निया की धारा, वो वापस सदर्न साइड में मूव करती है। उसी प्रकार से जो दक्षिण में मूव करती है, दक्षिणी विषुवत रेखा की धाराएं, जैसे यहाँ पे ये तीर दिख रहे हैं एरो, ये यहाँ से ये वाला है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ में चलती है। उसी प्रकार से नीचे आके ये पश्चिमी प्रवाह में मिल जाती है और यहाँ पे हम्बोल्ट की धारा या पेरू की ठंडी जल जल धारा के रूप में चलती है, ठीक है। तो ये बेसिकली वाटर सर्कुलेशन है ओशन का। आज हम बेसिकली जो सिंपल एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, एक अलग से सेशन रखेंगे, उसमें जो टोटल कॉन्टिनेंट सॉरी जो ओशन वाइज करंट्स है, ठीक है, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम जनरल फीचर देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारी धाराएं, जैसे यहाँ पे इरमिंगर इरमिंगर की धारा है, यहाँ पे एक पैनल की धारा है। उसी प्रकार से इंडियन ओशन में भी और दो तीन धाराएं हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट अलग से सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है महासागरीय धाराओं के प्रभाव की, यानी जो इफेक्ट है वो क्या क्या रहता है। महासागरीय धाराएं मानवीय क्रियाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधाराएं बहती है, विषुवत क्षेत्रों को छोड़कर। उनके औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं और साथ ही दैनिक व वार्षिक तापांतर भी कम होता है। यहाँ कोहरा छा जाता है, यद्यपि ये क्षेत्र प्राय शुष्क होते हैं। मध्य एवं उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर गर्म जलधाराएं बहती है, जिनके कारण वहाँ अलग यानी अनूठी जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल अपेक्षाकृत कम गर्म और शीतकाल अपेक्षाकृत मृदु होता है, यानी न तो एक्सट्रीम विंटर होती है और न ही एक्सट्रीम समर सीजन होती है। उसी प्रकार से नेक्स्ट बोला है कि यहाँ वार्षिक तापांतर भी कम होता है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट के समानांतर बहती है। इसी कारण यहाँ जो जलवायु है वो गर्म वो आर्द्र होती है, वर्षा का कारक है, इस वजह से वहाँ पे वर्षा होती है। और ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध के प्रति चक्रवाती क्षेत्रों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है। वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती है, जो मछलियों के प्रमुख भोजन है। और संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है पाए जाते हैं। अब यहाँ पे दो तीन चीजें बोली, उनमें से एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार मैप में देख लेते हैं, फिर चैप्टर को फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, इधर से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा आ रही, हमने प्रीवियस सेशन में भी पढ़ा था। जो न्यू फाउंडलैंड वाला द्वीप है फर्डी की खाड़ी के आसपास वाला, यहाँ पे कोहरा बनता है। और यहाँ पे जो जो मत्स्यन इंडस्ट्री है यहाँ पे अच्छे से विकसित हो रखी है। तो यहाँ पे जो बहुत सारे बैंक हैं, ठीक है, वो हम अलग सेपरेट जो पोर्शन है उसमें डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से बैंक है। आज टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, थोड़ा टॉपिक लेंदी हो जाएगा। उसी प्रकार से जो उत्तरी सागर है, यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, जर्मनी के इनके बीच में यहाँ पर एक जो ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती है, तो यहाँ पे कोहरा बनता है, तो यहाँ पे प्लैंकटन बनते हैं। उसी प्रकार से जो जापान के कोस्टल एरिया है, यहाँ पे प्लैंकटन बनते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पे जो फॉकलैंड द्वीप है, ठीक है, यहाँ पे अर्जेंटीना के आसपास यहाँ पे और मत्स्य क्षेत्र विकसित हो रखा है। तो ये कुछ चिन्हित क्षेत्र है जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती है, वहाँ पे कोहरा बनता है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी के लिए तो ये नेगेटिव है, लेकिन मत्स्य उत्पादन के लिए ये पॉजिटिव है, क्योंकि जब ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती है तो यहाँ पे प्लैंकटन का निर्माण होता है। प्लैंकटन क्या है, जो मछलियां हैं उनके भोजन के रूप में वर्क करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये टॉपिक था, हमने डिटेल से डिस्कस किया महासागरीय जल के संचलन के संबंध में। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के इस सेशन में इतना ही है, थैंक यू।